नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साथियों विज्ञान के क्वेश्चन, जो कि आपको सुपर टेट और एडेड स्कूलों में जो भर्ती निकली हुई हैं उनमें विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज आपके लिए रहेंगे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि यूपी टेट और सुपर टेट और एडेड स्कूल में जो भर्ती निकली हैं उनमें विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आपको 100% पूछे जाएंगे। और ये वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो आशा करूंगा कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें कंप्यूटर और साइंस ये क्वेश्चन अभी आपके सेट पेपर लगेंगे, 1-2 दिन आप लोग उसको ज़रूर देखते रहिएगा और करते भी रहिएगा। ठीक है, अगर आपको आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट भी करते जाइएगा राइट आंसर का। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट देशराज सिंह राजपूत, आपके अपने यूट्यूब चैनल DS राजपूत एडुकेशन में। तो देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन बिना समय बर्बाद किए हुए। यहाँ पर दिया हुआ है कि हेमिकार्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो साथियों, इसका आपको इसकी जानकारी भी दी जाएगी। जो क्वेश्चन सही होगा, जिस पर डाउट होगा आपको वो समझाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हेमिकार्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। कोशिका गुच्छ के द्वारा, प्रागवृक्क के द्वारा, मध्यवृक्क के या फिर पश्चवृक्क के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कि हेमिकार्डेटा में उत्सर्जन होता है तो वो कोशिका गुच्छ के द्वारा होता है। ठीक है, अब आप लोग जान लेते हैं कि संघ हेमिकार्डा जो होता है इनके अंतर्गत आने वाले जो समुद्री जीव होते हैं, ठीक है, समुद्री जीव जो होते हैं इनमें उत्सर्जन क्या होता है, कोशिका गुच्छ या ग्लेमरुलस के द्वारा होता है, जो कि अपन उसको क्या कहते हैं, रुधिर वाहिनियां यानी कि ब्लड वेसल्स से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, कोशिका गुच्छ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आप लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो जैसा कि दिया हुआ है वृक्क, त्वचा, प्लीहा या फिर लाल ग्रंथि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका वृक्क। ठीक है, तो जो मनुष्य में प्राय 2 वृक्क होते हैं, कौन कौन से, गहरे लाल रंग के, सेम के बीच के आकार के होते हैं। ठीक है, इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना है या इसके अलावा अन्य जो कार्य हैं जैसे कि समस्थैतिकता या pH का नियमन इत्यादि, इसका ये कार्य होता है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो वृक्क हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भ्रूण की अपरा कोशिका किस में सहायक होती है। तो किस में सहायक होती है, उत्सर्जन में, श्वसन में, संरक्षण में या फिर पाचन में। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा उत्सर्जन में। ठीक है, तो पहला वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। साथियों, जो भ्रूण की अपरा कोशिका होती है जो मुख्यतः उत्सर्जन में सहायक होती है, यह भ्रूण में काय का काम करती है, उपापचय से उत्पन्न जो CO2 यानी कि यूरिया होता है उसको अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना इसका कार्य होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। ठीक है, आपको समझाते हुए चल रहे हैं साथियों, आपका थोड़ा सा टाइम अधिक लग सकता है, लेकिन अपन को विज्ञान का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करना है केवल क्वेश्चन आंसरों से। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखेंगे, जरूर बने रहेंगे। और अभी साथियों ये 1-2 दिन सेट पेपर आपके लगवाए जाएंगे रेगुलर। ठीक है, कंप्यूटर और विज्ञान से क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एलोसोम होते हैं। तो एलोसोम क्या होते हैं, कोशिकांग, पादप हार्मोन्स, एलील या फिर लिंग गुणसूत्र। तो एलोसोम क्या होते हैं, तो साथियों इसका पहले तो आंसर बता दीजिएगा आप लोग। तो साथियों, एलोसोम जो होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो चौथा वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब आपको इसके बारे में समझते हैं, लिंग गुणसूत्र के बारे में। जो एलोसोम यानी कि लिंग गुणसूत्र होते हैं वो मनुष्य में कितने
23 का जोड़ा रहता है। यानी कि अगर टोटल पूछा जाए तो 23 का 23 दूना कितना होता है 46। तो ठीक है, तो 46 रहती हैं, लेकिन ये जोड़े कितने रहती हैं 23 जोड़े का जोड़ा रहता है। ठीक है, तो इसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में समान और अपने अपने समजात होते हैं। इन्हें अपन क्या कहते हैं, समजात गुणसूत्र या फिर ऑटोसोम कहते हैं। ठीक है, 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में भिन्न भिन्न होते हैं, जिसे विषमजात गुणसूत्र या एलोसोम कहते हैं। ठीक है, लिंग निर्धारण में इसकी अहम भूमिका होती है। स्त्रियों में XX तथा पुरुषों में XY एलोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्त्रियों में कौन से XX और पुरुषों में X और Y। ठीक है, ये गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे लिंग का निर्धारण कितने जोड़ी होते हैं, 23 का जोड़ा होता है। टोटल की संख्या कितनी होती है 46। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है मूत्र का असमान घटक है। तो मूत्र का असमान घटक क्या हो जाएगा, तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। पहले तो यूरिया दिया हुआ है, क्रिएटिनिन दिया हुआ है, एल्ब्यूमिन दिया है और सोडियम दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो क्या हो जाएगा, तो मूत्र का जो असमान घटक है वो एल्ब्यूमिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मूत्र का असमान घटक होता है। सामान्य मूत्र में 95% जल, 2% लवण जैसे Na+, K+, CI+, SO4 इत्यादि, 2.6% यूरिया और 0.3% यूरिक एसिड तथा क्रिएटिनिन होती है। ठीक है, इसका रंग यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो साथियों ये जो पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके, यूरोक्रोम के। ठीक है, यूरोक्रोम के कारण ये रंग कैसा होता है, पीला होता है। ठीक है, इसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान जो होता है साथियों आपका पीएच मान ये होता है आपका 6। ठीक है, तो मूत्र में एल्ब्यूमिन नहीं होता है, इसकी उपस्थिति को क्या कहते हैं, एल्ब्यूमीरिया कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में सभी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। तो किसका करता है, अमीबा का, तितलियां, गौरैया या फिर ऊंट। तो कौन करता है यूरिक एसिड का उत्सर्जन, तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा गौरैया। ठीक है, ये कैसे करते हैं, सरीसृप वर्ग यानी कि छिपकलियां एवं पक्षी वर्ग में गौरैया का मुख्य उत्सर्जक जो होता है वो उत्पाद यूरिक एसिड होता है। ठीक है, तो सरीसृप वर्ग में कौन सी आ जाएंगी, छिपकली आ जाएगी। ठीक है, छिपकली। और पक्षी वर्ग में कौन सा आ जाएगा, वो गौरैया आ जाएगी। ठीक है, जबकि स्तनधारियों में मनुष्य का मुख्य उत्सर्जक पदार्थ यूरिया होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र बनता है, तो मूत्र कहाँ कौन सी जगह में बनता है, संग्राहक वाहिनियों में, कैलिसीज में या फिर मूत्र वाहिनियों में या फिर मूत्राशय में। तो कहाँ पर बनता है मूत्र, आपको ये बहुत अच्छी जानकारी दी जा रही है साथियों, आप लोग इसका आंसर जरूर देते चलिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मूत्र जो बनता है वो संग्राहक वाहिनियों में बनता है। ठीक है, तो मूत्र संग्राहक वाहिनियों में बनता है। संग्राहक वाहिनियाँ जो होती हैं वो वृक्क का एक भाग होती हैं, यानी कि मूत्र अम्लीय होता है, ये सभी लोग जानते हैं। और मूत्र का जो हल्का पीला रंग होता है इसमें अभी आपको बताया था ये पीला किस कारण होता है, ये होता है यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनियों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो उसमें जो जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है वो क्या है, हृदय, यकृत, गुर्दे या फिर फेफड़े। तो आपका इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गुर्दे। गुर्दे पूरे शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे गुर्दे काय का काम करते हैं, शरीर में जल का और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो संतुलन होता है उसको गुर्दे बनाए रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए।
तो इसका जो राइट आंसर होगा कि विटामिन ई है जो विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो वो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपकला एपिथीलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे वो कौन सा पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, तो कौन सा हो जाएगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो क्या पूछा जा रहा है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में जो मदद करने वाला विटामिन होता है वो कौन सा होता है, तो साथ ही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल। यह मानव शरीर में जो संक्रमण होता है उसको रोकने में मदद करता है। कौन करता है, रेटिनॉल। रेटिनॉल किस में पाया जाता है, विटामिन ई का नाम है। ठीक है, रासायनिक नाम। जबकि विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है, ये दिया हुआ है। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, सूखा रोग होता है। तो आप लोग चारों विकल्प के बारे में समझ गए होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कि संक्रमण रोकने का जो काम करता है वो विटामिन ए करता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है रेटिनॉल। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है, तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कोबाल्ट। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन B12 जो की एक जो घटक है वो कौन सा है, कोबाल्ट। ठीक है, तो विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या होता है, साइनोकोबालेमिन होता है। साइनोकोबालेमिन होता है। ठीक है, इसके स्रोत मांस, मछली, जिगर, अंडा, दूध इत्यादि हैं। ठीक है, इसका काम जो होता है वो वृद्धि, लाल रुधिराओं का निर्माण एवं न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण करना होता है। ठीक है, इसकी कमी से रक्त क्षीणता या प्रणाशी रक्ताल्पता एवं तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। विटामिन B12 का जो प्रमुख घटक होता है वो क्या होता है, कोबाल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, पोलियो, रिकेट्स या स्कर्वी या फिर गाइटर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों लोहे की कमी से जो होता है वो क्या होता है, गाइटर होता है। ठीक है, चौथा वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो जो लोहे की कमी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से थायराइड ग्रंथि की क्रिया क्या होती है, प्रभावित होती है। तो शरीर में जो लोहे की कमी होती है या रक्त क्षीणता या अरक्तता के लिए अतिरिक्त क्या होता है, गाइटर के लिए भी जिम्मेदार होता है। ठीक है, और क्या होता है इससे, रक्त क्षीणता या अरक्तता के अतिरिक्त क्या होता है, गाइटर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है। तो औषधि और उनके कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा औषधि यानी कि प्रभाव विज्ञान। ठीक है, तो ये आपका तीसरा वाला विकल्प राइट हो जाएगा। औषधियाँ और उनके कार्य का अध्ययन औषधि प्रभाव कहलाता है, जिसको अपन कहते हैं फार्मालॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। तो B12 का किसके द्वारा किया गया था, तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम नाइट्रोप्रुक्साइड परीक्षण। ठीक है, ये परीक्षण किया गया था। सर्वप्रथम सोडियम नाइट्रोप्रुक्साइड परीक्षण द्वारा विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सिद्ध किया गया था। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है, रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी या फिर अरक्तता। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा कि B6 की जो दूसरा नाम है वो पायरिडॉक्सिन है। इसका जो प्रमुख स्रोत है वो दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, जिगर, मछली इत्यादि है। और इससे जो पुरुष में रोग हो जाता है कमी से वो होती है अरक्तता। ठीक है, चौथा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन किसका अनुवार घटक होता है।
नाइट्रोजन किसका अनुवार घटक होता है? समस्त वसा का, प्रोटीनों का, विटामिनों का या फिर सभी कार्बोहाइड्रेटों का? तो साथियों इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा आप लोग बताते चलिएगा, आपको मैं समझाते हुए चल रहा हूँ। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रोटीनों का। ठीक है, तो नाइट्रोजन प्रोटीन का अनुवार घटक होता है। प्रोटीन जो होता है वो उसका आणविक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो किसको माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट को, वसा को, प्रोटीन को या न्यूक्लिक अम्ल को? तो क्या हो जाएगा इसका राइट? अचल संपत्ति किसको माना जाता है कोशिका में? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो न्यूक्लिक अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कोशिका में जो अचल संपत्ति मानी जाती है वो न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। इसकी खोज कितने में? तो साथियों इसकी खोज की थी 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक फिशर ने की थी। ठीक है, इसका नाम जो है वैज्ञानिक का वो उसका फिशर हो जाएगा। किसकी? न्यूक्लिक अम्ल की। ठीक है, 1869 में इसकी खोज हुई थी, वो की थी फ्रेडरिक फिशर ने। ठीक है, आपका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन आपको भागना नहीं है। क्या करें, इसका आपको डिटेल में समझाते हुए चलना पड़ रहा है, इसलिए आप लोगों का थोड़ा सा टाइम अधिक लग सकता है। आप लोग कहीं मत भागिएगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जो तैयारी करनी है वो तैयारी जीत की करनी है। क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए उसका आपको आंसर देना है, कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी कठिन क्वेश्चन हो। ठीक है, इसलिए मैं आपको इसमें सभी प्रकार से समझाते हुए चल रहा हूँ, चारों विकल्पों का डिटेल देते हुए। ठीक है, तो आपको भागना नहीं है, आपको बने रहना है, देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दें। अगर इसी प्रकार से और सेट पेपर देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तेल में हाइड्रोक्स ऑक्सिल का समूह का, या तेल में क्षार तत्व, तेल में असंतृप्ति का, या तेल में कार्बोक्सिलिक समूह का? तो साथ ही इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका तेल में असंतृप्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आयोडीन का मान होता है वो आयोडीन का मान का प्रयोग बसीय अम्लों में असंतृप्ति की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो तीसरा वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो किसका कार्य करती है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो शरीर से ऊष्मा की क्षति का कार्य करती है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि शरीर में त्वचा की जो सतह के नीचे मौजूद वसा होता है वो शरीर से ऊष्मा की क्षति के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो किसका संश्लेषण है जो यकृत द्वारा किया जाता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या फिर विटामिन के? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगर आपको मालूम है तो बताते चलिएगा। तो किसका जो संश्लेषण है जो यकृत द्वारा किया जाता है, यानी कि वो किया जाता है विटामिन ए के द्वारा। यकृत विटामिन ए का संश्लेषण करता है और क्या करता है, अल्प समय के लिए इसका संचय भी करता है। ठीक है, यह प्रोथाविन नामक पदार्थ के संश्लेषण में क्या होता है, ये सहायक भी होता है आपका। नेक्स्ट देखते हैं। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम क्या होता है? रेनिन, पेप्सिन, रेजिन या फिर सिट्रेट? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? दूध को दही में स्कंदित करने का। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका रेनिन, यानी कि जठर रस में जो रेनिन होता है नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, जो दूध के पाचन में सहायता करता है और रेनिन दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम भी कहलाता है। ठीक है, या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा के, स्टार्च के, प्रोटीन के या फिर विटामिन की? तो साथ ही जो लार पाचन में मदद करती है
वो आपकी करती है स्टार्च के लिए, ठीक है। तो लार के पाचन कार्यों में शामिल है वो जो भोजन को गीला करना और भोजन की लुगदी बनाना, ताकि यह आसानी से निगला जा सके, ठीक है। तो यानी कि लार में एंजाइम एमीलेस होता है। क्या होता है लार में? एंजाइम एमीलेस होता है, ठीक है, जो स्टार्च या मंड को माल्टोज में तोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लार सलीवा का लाभ नहीं है? यह निगलने में मदद करता है, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है, या फिर यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, या यह ओंठों तथा जिह्वा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है, ठीक है। लार हल्की अम्लीय pH 6.8 होती है। यह लार ग्रंथियों से निकलती है। इसमें लगभग क्या 99.5% जल होता है। शेष भाग में जल में घुले कई पदार्थ के विलेय पदार्थ भी होते हैं। यानी कि अपना जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका दूसरा वाला विकल्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम होते हैं तो एंजाइम क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक या फफूंदी। तो एंजाइम पूछा जा रहा है, एंजाइम क्या होते हैं? तो साथियों एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। एंजाइम प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया को कितना 10.10, ठीक है, गुणा बढ़ा सकता है। एंजाइम की खोज जो सर्वप्रथम की थी वो जर्मन वैज्ञानिक कोहने ने की थी, ठीक है। किसने? कोहने ने की थी। ये कहाँ के निवासी थे? ये थे जर्मन के निवासी, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। देखते हैं लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है। तो लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? यूरियस, जाइमेस, माल्टेस या फिर डाइस्टेस। तो लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? तो साथ ही इसका जो राइट आंसर होगा वो डाइस्टेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो लाल चने में जो डाइस्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है ये क्या करता है? लाल चने को अरहर और तुर के नाम से भी जाना जाता है, जो विकासशील देशों में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसल भी है, ठीक है। तो आप लोगों ने आज साथियों देख लिए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन आंसर। कितने? 30 क्वेश्चन आंसर जो कि आपको साइंस से संबंधित थे, ठीक है। अगर आप लोग साइंस के ही प्रश्न और भी देखना चाहते हैं, इसी प्रकार से सेट पेपर देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अभी 1-2 दिन ये वीडियो आपके चैनल में डलती रहेंगी और आप लोग उसका आनंद लेते रहिएगा, देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो ज़रूर एक वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं साथियों, मिलेंगे बहुत ही जल्द। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।